नमस्कार। जीव विज्ञान के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हमारी चर्चा का जो मूल विषय है वह है पारिस्थितिकी या पर्यावरण। तो आज के हम इस लेक्चर में पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी पर बात करेंगे। जैसा कि आपको पता है, हमने शुरुआत में कहा था कि पारिस्थिति या इकोलॉजी एक बहुत महत्वपूर्ण भाग होती है, उपशाखा होती है जीव विज्ञान की। तो जीव विज्ञान में जीव विज्ञान और पारिस्थिति का अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण रिश्ता होता है। क्योंकि आप पढ़ेंगे अलग से, जब हम पर्यावरण पढ़ेंगे तो आप तब भी देखेंगे आपके हम इकोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो ये अलग से एक सब्जेक्ट तो इसको बना दिया गया है ताकि संवेदनशीलता ज्यादा हो, इस पर मुख्य मुद्दा हो ये। क्योंकि ये आज जिस तरीके से चुनौतियां हम देख रहे हैं इकोलॉजी के सामने, उस तरीके से ये महत्वपूर्ण है कि इसको एक उपशाखा के रूप में नहीं, इसको एक महत्वपूर्ण शाखा के रूप में पढ़ा जाए। तो इसलिए हम पढ़ते हैं। लेकिन अगर हम बात करें तो जीव विज्ञान की इकोलॉजी एक मुख्य शाखा है। इसके तक हमने जब भूगोल पढ़ा था तो हमने देखा था भूगोल की भी मुख्य शाखा है इकोलॉजी। क्योंकि आप देखते हैं जो पर्यावरण है, अंततः भाग तो भूगोल का ही है ना। और जो पर्यावरण में जो जीव है, जो जीवों से संबंधित अध्ययन है, आखिरकार मुख्य भाग तो जीव विज्ञान का है। इस तरीके से कुल मिला के इकोलॉजी अपने आप में एक अंतर संबंधित विषय है, जीव विज्ञान और भूगोल से संबंधित। तो कुल मिला के बात ये कहना चाहता हूँ कि जो जीए के सब्जेक्ट होती हैं अपने आप में अंतर संबंध इनमें होता है, इंटीग्रेटेड होते हैं एक दूसरे से। जैसे कि आपने यहाँ पे देखा, भूगोल, जीव विज्ञान, इकोलॉजी एक दूसरे से जुड़े हुए महसूस हो रहे हैं। इस तरीके से आप देखेंगे, आप इतिहास पढ़ते हैं तो इसमें भूगोल भी आपको जुड़ा हुआ मिलेगा, क्योंकि इतिहास की घटनाएं आखिरकार हुई तो भूगोल पे है। उसमें भूगोल के कारक भी बहुत महत्वपूर्ण थे। इसके तरीके इसके अलावा राजनीतिक शास्त्र के बहुत सारे सिद्धांत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, अर्थव्यवस्था महत्वपूर्ण हो जाती है। तो आप देखेंगे सारे सब्जेक्ट है, क्योंकि अंततः जो भी हुआ अर्थ के लिए ही तो हुआ है ना। जो भी युद्ध हुए, जो भी राज्य आए, जो भी नए राजा आए, एटसेट्रा, जो भी। तो ये कुल मिला के सारे विषय एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं। अगर आप इसको अलग अलग चश्मे से देखते हैं सारे विषयों को, तो ये आपके गलत पढ़ने का नजरिया होगा। सभी विषय एक दूसरे से पूरी तरह से अंतर संबंधित होते हैं। यही आज का समझाने का प्रयास किया गया है। आइए सीधे विषय पर चलते हैं। इकोलॉजी, इसको हिंदी में बोला जाता है पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी, इसको हिंदी में बोला जाता है पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी। तो इस तरीके से आप देखेंगे, इसको और अच्छे से लिख देते हैं ताकि आपको ये शब्द समझ में आ जाए, क्योंकि शब्द वैसे भी कठिन है। तो पारिस्थितिकी इसको बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। तो ये पारिस्थितिकी, आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो पारिस्थितिकी क्या है? ये जीव विज्ञान की एक शाखा है। ये जीव विज्ञान की एक महत्वपूर्ण शाखा है जिसमें जीव समुदायों तथा उनके वातावरण के मध्य पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। तो इसमें जीव समुदाय और उनके वातावरण, इनके मध्य में जो इसके बीच में अध्ययन किया जाता है। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो पारिस्थितिकी एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, ठीक है। इसमें जैसा कि हम जानते हैं, जीव और वातावरण के बीच में एक सक्रिय संबंध होता है। तो इसी संबंध को हम देखेंगे। और इसके अलावा पारिस्थितिकी शब्द की अगर हम बात करें तो ऐसा माना जाता है, तो जो पारिस्थितिकी शब्द का सबसे पहले जो प्रयोग किया गया था 1865 में रेटर ने किया था। एक रेटर नाम के वैज्ञानिक थे, इन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया था। आगे चल के अर्नेस्ट हैकल, बहुत महत्वपूर्ण पर्यावरणविद हैं अर्नेस्ट हैकल, इन्होंने पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग एक अलग शब्द के रूप में किया। ये शब्द था OIKOLOGIE, इस शब्द के रूप में किया, इसकी व्याख्या की। और ये शब्द जो है, ये ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना होता है, जिसमें पहले का मतलब होता है हाउस या लिविंग स्पेस, घर या आवास। जो ओइकोस का मतलब होता है, जो लोगोस होता है, इसका मतलब होता है साइंस और अध्ययन। तो इस तरीके से दो शब्दों से मिलकर बना है। तो अर्नेस्ट हैकल ने इसके बारे में और कुछ बात कही है। अर्नेस्ट हैकल के अनुसार 1869 में इन्होंने ये कहा था कि जीवधारियों के कार्बनिक और अकार्बनिक वातावरण और पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को पारिस्थितिकी अथवा पारिस्थितिकी विज्ञान कहते हैं। तो इन्होंने पारिस्थितिकी की परिभाषा दी है, जो अब तक की सबसे मान्य परिभाषा है। इनके अनुसार जीवधारियों के कार्बनिक, अकार्बनिक
वातावरण और इसके अलावा पारस्परिक वातावरण से पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को ही पारिस्थितिकी कहते हैं और इसके अध्ययन को पारिस्थितिक विज्ञान कहते हैं, यानी इकोलॉजी, इसको पारिस्थितिक विज्ञान कहते हैं, इको साइंस कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से अर्नेस्ट हैकेल ने इसकी परिभाषा दी इकोलॉजी की। इसके अलावा यूजीन ओडम ने भी इसकी परिभाषा दी है। ये भी एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं जो एग्जाम में बन चुके हैं इनसे प्रश्न। ओडम, इन्होंने 1963 में परिभाषा दी थी, पारिस्थितिकी प्रकृति की संरचना और प्रक्रिया का अध्ययन है। तो इस तरीके से आप देखेंगे पारिस्थितिकी पर सबने अलग अलग परिभाषाएं दी। अगर पारिस्थितिकी को हम समझें तो आप देखेंगे किस तरीके से पारिस्थितिकी जुड़ा हुआ है हम सब से। ये जंतु हो गए, ये मिट्टी हो गया, ये वनस्पति हो गया, तो इन सब की अंतर संबंधित क्रिया ही पारिस्थितिकी कहलाती है। आप देखेंगे इसका इफेक्ट पड़ता है, इसका इफेक्ट पर इस पर पड़ता है। जंतु का इफेक्ट जलवायु पर पड़ता है और जलवायु का जंतुओं पर, मिट्टी का इफेक्ट जंतुओं पर पड़ता है, जंतुओं का मिट्टी पर। इस तरीके से ये सारी चीजें अपने आप में जुड़ी हुई हैं एक दूसरे से, परोक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से भी जुड़ी हुई हैं और परोक्ष रूप से भी जुड़ी हुई हैं, परोक्ष रूप से भी जुड़ी हुई हैं। तो इस तरीके से ये समस्त चीजें अपने आप में एक दूसरे से बहुत ज्यादा रिलेटिव हैं। कभी आप भी फील करेंगे कि देखेंगे आप क्या आप इस पारिस्थितिकी का भाग हैं, जो आपके आसपास का वातावरण है, तो उसमें आप कितना अंदर तक जुड़े हुए हैं कि वहां की आपको तापमान, वहां की वायु, आप बोलते हैं जब आप नई जलवायु में जाते हैं तो आप बोलते हैं अच्छा नहीं लग रहा है। तो ये अच्छा नहीं लग रहा है जो शब्द है ना, यही शब्द ही दर्शाता है कि आप अपनी जलवायु से कितने ज्यादा जुड़ चुके हैं। तो यही सब बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण चीजें हैं। ठीक है, तो इकोलॉजी कुल मिला के वर्तमान समय में पारिस्थितिकी जो है व्यापक आयाम प्रदान कर दिया गया है। पहले पारिस्थितिकी को ऐसे माना जाता था, सिर्फ जंतुओं से माना जाता था, इसके अंदर जंतु वनस्पति का अध्ययन किया जाता था। लेकिन अब मानव समाज, इसके भौतिक पर्यावरण की क्रियाविधियों और अन्य चीजों का भी अध्ययन किया जाता है। तो अब जो पारिस्थितिकी का अध्ययन है ये बहुत ज्यादा बढ़ गया है। ठीक है, तो एक शब्द यहाँ पे मिलता है पारिस्थितिकी तंत्र। तो ये क्या है? इकोसिस्टम। इकोसिस्टम इंग्लिश में बोलते हैं इसको, पारिस्थितिकी तंत्र बोलते हैं। ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। ये 1935 में एजी टांसले नाम के एक वैज्ञानिक थे। ये सब बहुत महत्वपूर्ण शब्द हैं जो आपको इकोलॉजी पढ़ते समय इनके नाम पता होने चाहिए इन वैज्ञानिकों के। एजी टांसले द्वारा सर्वप्रथम पारिस्थितिक तंत्र की संकल्पना प्रस्तावित की गई थी। इनके अनुसार पारिस्थितिक तंत्र भौतिक तंत्र का एक विशेष प्रकार होता है। इन्होंने कहा था भौतिक तंत्र का जिसकी रचना अजैविक और जैविक घटकों से होती है। तो ये भौतिक तंत्र का प्रकार है जिसकी रचना किससे होती है? अजैविक और जैविक घटकों से इसकी रचना होती है। तो इस तरीके से इन्होंने कहा था। इनके अनुसार पारिस्थितिक तंत्र खुला तंत्र होता है। यह आकार में भिन्न भिन्न होता है। उदाहरण के तौर पे आप देख सकते हैं पानी की बूंद भी पारिस्थितिक तंत्र हो सकता है और एक महासागर का भी पारिस्थितिक तंत्र हो सकता है। आप देखेंगे अगर बात है इस तरीके से अगर हम करेंगे तो ये पूरी पृथ्वी ही एक अपने आप में एक पारिस्थितिक तंत्र है, एक इकोसिस्टम है। तो इसके पारिस्थितिक तंत्र अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से उन्होंने एजी टांसले साहब ने इसके बारे में विचारधारा थी, इसकी परिभाषा दी थी। तो ये सब महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो पारिस्थितिक तंत्र जो होता है ये प्रकृति के कार्यात्मक इकाई के रूप में जानी जाती है। प्रकृति की कार्यात्मक इकाई, फंक्शनल यूनिट के रूप में जानी जाती है, कार्यात्मक इकाई। ठीक है, तो ये आप सब याद रखेंगे। चलिए आगे बात करते हैं, बायोस्फीयर की बात करते हैं। ये सब अभी हम इन एक एक परिभाषाओं को देखेंगे। थोड़ा सा हम पहले बात कर लेते हैं एक अवधारणा पर। इकोसिस्टम यानी पारिस्थितिक तंत्र, जिसमें क्या है, ये बस जो ऑर्गेनिज्म है, जो जैविक तत्व हैं, इनका अपने वातावरण के साथ, अजैविक तत्व या फिर जैविक तत्व का अपने वातावरण के साथ जो समागम होता है उसी को पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। हम देख चुके हैं। तो एक यहाँ पे शब्द है जैवमंडल। जैवमंडल, तो जैवमंडल क्या होता है? इसको बायोस्फीयर बोला जाता है। इसको बायोस्फीयर बोला जाता है। तो जैवमंडल मिट्टी, सेल, जल तथा वायु से बनी एक पतली परत होती है। हर का अपना जैवमंडल होता है। आपने सुना होगा
कितने मंडल, जल मंडल होता है, स्थल मंडल होता है, आकाश मंडल होता है, इस तरीके से जैव मंडल भी होता है। तो जैव मंडल मिट्टी, सेल और जल तथा वायु, मतलब कुल मिला के जो अजैविक तत्व हैं आसपास इनकी उपस्थिति बहुत आवश्यक होती है, से बनी एक पतली परत होती है जो पृथ्वी के चतुर्दिश आवरण मंडल के रूप में व्याप्त सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र होती है। तो जैव मंडल क्या है? सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र होती है, तंत्र। इसके साथ क्या किया जाता है? जीवित जीव संबंधित होते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो ये इससे संबंधित होते हैं, ठीक है। तथा यह मंडल जीवों का भरण पोषण करता है। इस प्रकार जीव मंडल एक आधारभूत ग्रहीय तंत्र होता है जिसके जैविक एवं अजैविक दो संगठक होते हैं। बायोस्फीयर के दो संगठक होते हैं, एक जैविक एक अजैविक। इसमें जैविक में पशु पक्षी इंसान सब लोग रहते हैं। अजैविक में आप देखेंगे मिट्टी, जलवायु, जो भी चीजें जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, ये सारी चीजें होती हैं। तो ये सब जैव मंडल। इस जैव मंडल को और कैसे समझ सकते हैं? हम देखते हैं, आप देखेंगे पास में एक महासागर है, ऊपर आकाश है, ठीक है, और नीचे आपका स्थल है। लेकिन अगर यहाँ पे कोई इंसान या पशु पक्षी नहीं रह रहा है, तब हम इसको जैव मंडल नहीं करेंगे। जबकि यहाँ पे पशु पक्षी, इंसान या फिर कोई भी जीव रहने लगेगा तो हम इसको जैव मंडल के रूप में काउंट कर लेंगे, ठीक है। इस तरीके से चीजें होती हैं, याद रखिएगा। चलिए, तो पारिस्थितिक तंत्र की प्राकृतिक इकाई है जो हम बात कर चुके हैं। इसमें बहुत सारे सभी जीवधारी पाए जाते हैं, जिसमें पादप होते, जानवर, सूक्ष्म जीव शामिल होते हैं। ये एक दूसरे से अंतःक्रिया करके जैविक इकाई बनाते हैं। कुछ विशेषताएं देख लेते हैं हम जो पारिस्थितिक तंत्र से संबंधित हैं। ये पारिस्थितिक तंत्र जीव मंडल में एक सुनिश्चित क्षेत्र धारण करता है। जीव मंडल में, जैव मंडल में सुनिश्चित क्षेत्र धारण करता है। एक कार्यशील क्षेत्रीय इकाई होता है पारिस्थितिक तंत्र, क्षेत्र इकाई होता है। इसकी रचना 3 मूल संगठनों से होती है। मूल संगठनों से होती है, ये ऊर्जा संगठक होते हैं। इसका पहला, इसके जो संगठक होते हैं पारिस्थितिक तंत्र के, ये कौन कौन से होते हैं? जैविक संगठक होते हैं, इसको बायोम कहा जाता है। जो जैविक संगठक होते हैं इनको बायोम कहा जाता है। और तीसरा होते हैं अजैविक संगठक, इसको भौतिक संगठक भी कहते हैं, ठीक है। तो ये सब आप याद रखेंगे। इसके अलावा इसकी विशेषता, अन्य विशेषता है, खुला तंत्र होता है पारिस्थितिक तंत्र, जहां पे क्रिया कर सकते हैं जो जैविक अजैविक तत्व होते हैं, ठीक है। इसमें प्राकृतिक संसाधन भी होते हैं, इसकी अपनी उत्पादकता होती है, और समय इकाई के संदर्भ में पर्यवेक्षण किया जाता है पारिस्थितिक तंत्र का, ठीक है। तो ये सब चीजें याद रखेंगे हम। चलिए, पारिस्थितिक तंत्र खुला तंत्र होता है, इसलिए इसमें क्या होता है? ऊर्जा तथा पदार्थों का लगातार इनपुट आउटपुट होता रहता है, निवेश होता रहता है और बाहर निकलते रहते हैं। ये ध्यातव्य, बंद तंत्र में ये क्रियाएं नहीं होती हैं। तो बंद तंत्र में सारी क्रियाएं नहीं होती हैं, इसमें निवेश और बहिर्गमन भी होता रहता है ऊर्जा का, क्योंकि ये खुला तंत्र होता है, ठीक है। तो ये पारिस्थितिक तंत्र से संबंधित हमने कुछ बातें देखी। बायोम के बारे में हमने देखा, जैविक तत्वों का जो अपना एक इकोसिस्टम होता है, जैसे ट्रॉपिकल, रेन फॉरेस्ट, डिजर्ट, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। उदाहरण के तौर पे आप देखते हैं विषुवत रेखा के पास, तो यहाँ पे एक अलग ही बायोम पाया जाता है। यहाँ पे आप देखेंगे सदाबहार वृक्ष पाए जाते हैं, बड़े बड़े वन पाए जाते हैं, यहाँ पे जैव विविधता सघन होती है। तो इस तरीके से ये क्या होता है? एक बायोम होता है। तो ये भी एक पर्यावरण से जुड़ी हुई शब्दावली है। ये लार्ज जियोग्राफिक रीजन, और इसमें जो अपने एक स्पेशल क्लाइमेट के साथ और प्लांट और एनिमल कम्युनिटी जिसके साथ होता है, इसको बायोम कहा जाता है, ठीक है। तो याद रखेंगे। पारितंत्र के घटक देख लेते हैं कुछ जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। घटक इसके देख लेते हैं हम। तो इसके घटक हो जाएंगे, तो किसी भी क्षेत्र के सभी जीवधारी जैविक वातावरण में उपस्थित अजैविक घटक संयुक्त रूप से पारितंत्र का निर्माण करते हैं। हम बात कर चुके हैं। पारितंत्र जो होता है जैविक व अजैविक घटकों से मिलकर एक बड़ी रचना होती है, यानी इसमें जैविक घटक भी होते हैं, अजैविक, हम ये पहले ही बात कर चुके हैं। तो पारितंत्र जैविक व अजैविक घटकों से मिलकर एक रचना है। तो इसमें क्या होता है? इसकी विशेषताएं क्या होती हैं, इसके घटक क्या होते हैं? ये सुनिश्चित क्षेत्र हो गया, इसका एक कार्यशील इकाई खुला तंत्र हो गया, इसके कुछ प्राकृतिक संसाधन होते हैं, इनके बारे में हम बात कर चुके हैं, ठीक है। तो आइए इसके प्राकृतिक घटक देख लेते हैं हम। तो ये घटक की बात करते हैं, तो इसमें जैविक अजैविक, ये पहले अजैविक आप साइड इस तरफ कर लीजिए और इस तरफ जैविक घटक। तो जैविक घटक को पहले देख लेते हैं।
तो जैविक घटक में आप देखेंगे तो इसमें उत्पादक, उपभोक्ता, इसमें अपघटक, ये इसमें तीन, ये तो मुख्य होते हैं, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। ये तो तीन जैविक घटक मुख्य घटक होते हैं। तो जो उपभोक्ता होते हैं, ये उपभोक्ता होते हैं, तो ये भी प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक उपभोक्ता होते हैं। हम जानते हैं प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक उपभोक्ता, और इनको विस्तार में समझेंगे भी हम आगे चल के। तो उपभोक्ता होते हैं तीन प्रकार के होते हैं, बाकी जैविक घटक जो होते हैं तीन प्रकार के होते हैं, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। और जो उपभोक्ता होती है तीन प्रकार के होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो इस तरीके से याद रखेंगे। अजैविक घटक क्या होते हैं? अजैविक घटक तो आप देखेंगे अजैविक घटक दो प्रकार के होते हैं, भौतिक होते हैं और दूसरा होता है अकार्बनिक, और तीसरा होता है कार्बनिक। ठीक है, ये तीन प्रकार के घटक होते हैं। आप भौतिक घटक में देखेंगे प्रकाश, तापमान, आर्द्रता, ये सारे घटक होते हैं। वायुमंडलीय दाब, स्थलाकृति, वायु। जो अकार्बनिक घटक होते हैं इसमें जल हो जाएगा, मृदा हो जाएगा, वायुमंडलीय गैसें हो जाएंगी, खनिज हो जाएंगे, चट्टान हो जाएंगे। और कार्बनिक घटक में आप देखेंगे कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा, प्रोटीन हो जाएगा, वसा हो जाएगा, ह्यूमस हो जाएगा जो मिट्टी में पाया जाता है, यूरिया हो जाएगा। तो ये सब आप देखते हैं जो घटक होते हैं किसी पाई तंत्र के होते हैं, जैविक और अजैविक घटकों के रूप में वर्गीकृत इनको किया जाता है। ठीक है, तो ये सब आप याद रखेंगे, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ज्यादा जानकारी हो जाएगी। तो इसके की कॉन्सेप्ट टॉपिक के बारे में कहती है हैबिटाट एवं निशे, यानी हैबिटाट यानी आवास। जो आवास होता है जीव जंतु को उसको हैबिटाट कहा जाता है। और ये नीश भी इसी से संबंधित एक शब्दावली है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये नीश एनकम्पास प्ले इन इट्स हैबिटाट, इंटरेक्शन विद अदर स्पीसीज एंड यूज ऑफ रिसोर्सेस। तो इस तरीके से अभी हम नीश को अपने हिंदी में देखेंगे और इसको बेहतर तरीके से हम समझेंगे। ठीक है, बायोटिक अबायोटिक फैक्टर को हम देख चुके हैं, इसमें हम देख चुके हैं किस तरीके से जैविक और जैविक घटक होते हैं। तो क्या होता है, अतः जीवमंडल उपस्थित सभी संगठनों के समूह को जो पारस्परिक क्रिया में सम्मिलित होते हैं, यही पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करते हैं। हम देख चुके हैं अजैविक और जैविक घटक किस तरीके से क्रिया कर रहे हैं। जीव विभिन्न प्रकार के जैविक संगठनों द्वारा जीवमंडल का निर्माण करते हैं। तो आइए इनके एक जीव से जैवमंडल का जैविक संगठन का सही क्रम देख लेते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे अगर हम इसको देखें तो आप देखेंगे जनसंख्या सबसे पहले होती है। ये जनसंख्या समुदाय का निर्माण करती है। इसमें कई सारे पारिस्थितिक तंत्र कार्य करते हैं। तो इनका अपना पारिस्थितिक तंत्र होता है इनका। तो इस तरीके से आप देखेंगे ये अपना जनसंख्या अपने हिसाब से पारिस्थितिक तंत्र का एक निर्माण करती है। एक ही जाति के जीवधारियों की संख्या को उनकी जनसंख्या कहा जाता है। ये कौन होते हैं? ये एक ही जाति के जीवधारी हैं। या उदाहरण के तौर पे अगर मानव हैं तो ये मानव हैं पूरे, या फिर अगर ये पक्षी हैं तो ये पूरे पक्षी हैं। तो एक ही जाति के जीवधारियों की संख्या को जनसंख्या कहा जाता है। दो या दो से अधिक जातियों की जनसंख्या मिलकर समुदाय निर्माण करती है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2+ है जो जातियां हो जाएंगी, तो ये मिलकर क्या समुदाय का निर्माण करती हैं। और फिर इसके बाद कई समुदाय मिलकर पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करते हैं, यानी कई सारे समुदाय मिल जाएंगे। तो ये क्या करेंगे, पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करेंगे तथा एक निश्चित भू क्षेत्र या भूदृश्य में एक या उससे अधिक पारिस्थितिक तंत्र पाए जाते हैं। तो एक जो भूदृश्य होता है, जैसे कोई क्षेत्र होता है, इसमें एक से अधिक पारिस्थितिक तंत्र पाए जाते हैं। तो इस तरीके से पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण होता है। ठीक है, ये हमने देख लिया। इसके जो घटक थे हमने पहले ही देख लिए थे। इसमें हमने देखा था इसमें जैविक व अजैविक घटक। तो जो जैविक संगठक हैं ये दो भाग में विभाजित हुए थे, जिसमें एक था स्वपोषित संगठक और दूसरा था परपोषित। ठीक है, तो दो संगठक होते हैं, स्वपोषित और परपोषित। जो स्वपोषित संगठक है ये ऑटोट्रॉफ बोला जाता है इनको, ऑटोट्रॉफ कंपोनेंट। ये प्रकाश संश्लेषण और रसायन संश्लेषण द्वारा अपना आहार निर्मित करते हैं।
ये प्रकाश संश्लेषण जैसे कि इसमें कौन आते हैं, इसमें आते हैं पादप, मुख्यतः पादप आते हैं, हालांकि प्रकाश संश्लेषण अन्य जीव भी करते हैं, तो इसमें पादप आते हैं मुख्यतः, ठीक है। और रसायन संश्लेषण के द्वारा आहार बनाते हैं। और जो परपोषित होते हैं इनमें उपभोक्ता आते हैं, उपभोक्ता जो कंज्यूमर्स होते हैं, उपभोक्ता ये मानव सहित परपोषित जंतु होते हैं जो स्वपोषित पौधों द्वारा उत्पन्न, ये स्वपोषित पौधों के द्वारा उत्पन्न जैविक तत्वों से अपना आहार ग्रहण करते हैं। उपभोक्ता द्वितीयक पोषक या द्वितीयक उत्पादक कहलाते हैं। ये उपभोक्ता क्या कहलाते हैं, द्वितीयक उत्पादक कहलाते हैं, या द्वितीयक उपभोक्ता द्वितीयक पोषक भी कहलाते हैं, द्वितीयक पोषक, ठीक है। तो ये उपभोक्ता होते हैं। उपभोक्ता भी कई प्रकार के होते हैं, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक उपभोक्ता होते हैं। जैसे कि आप देखते हैं प्राथमिक उपभोक्ता में हिरण वगैरह को देखते हैं। फिर द्वितीय उपभोक्ता होता है मांसाहारी होते हैं, तृतीय उपभोक्ता सर्वाहारी होते हैं। तो ये भी महत्वपूर्ण है। एक इसमें हम देखते हैं, एक शब्द देखते हैं इसमें डिकम्पोजर, वियोजक, ये भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वियोजक, इसको डिकम्पोजर बोलते हैं। ये अपघटक सूक्ष्म जीव होते हैं, अपघटक होते हैं और सूक्ष्म जीव होते हैं। ये भी एक महत्वपूर्ण भाग है इकोसिस्टम का, जो मृत पौधे जंतु और जैविक पदार्थों को सड़ा गलाकर वियोजित करते हैं, खत्म कर देते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान ये अपना आहार ग्रहण करते हैं और जैविक तत्वों की पुनर्व्यवस्था भी करते हैं। तो आप देखेंगे एक पूरा क्रम चलता है, जिसमें आप देखेंगे सूर्य से रोशनी आती है तो यहाँ पे प्लांट डेवलप होते हैं, ठीक है। और इसको प्राथमिक उपभोक्ता खा लेते हैं, जैसे हिरण खा लिया, प्राथमिक उपभोक्ता हिरण को आप देखेंगे मांसाहारी जानवर खा जाते हैं। मांसाहारी को सर्वाहारी, और जो शाकाहारी इसको सर्वाहारी खा जाते हैं। जो सर्वाहारी है तीनों का पोषण, तीनों से पोषण प्रदान करते हैं। वो अंततः आप देखेंगे इसमें अपघटक भी होता है, जो अपघटक इन तीनों के शरीर का गलन करते हैं। तो इस तरीके से ये पूरा तंत्र तैयार होता है। इसके जो प्रकृति पारिस्थितिक तंत्र है, दो प्रमुख श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। इसमें एक स्थलीय तंत्र होता है, एक जलीय तंत्र, ठीक है। स्थलीय और जलीय दो तंत्र होते हैं। घास स्थल, वन और स्थलीय तंत्रों के प्रकार है, जबकि जलीय पारिस्थितिक तंत्र में झील, नदियां, समुद्र आदि आते हैं, हम जानते हैं। तो प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र मानवीय गतिविधियों द्वारा मानवीकृत पारिस्थितिक तंत्र में परिवर्तित हो जाता है। जैसे घास स्थल प्रदेश के, जैसे घास स्थल है, प्रदेश के बहुत बड़े भाग को जोतकर उसे शस्य भूमि यानी कृषि भूमि में परिवर्तित किया जाता है। तो इस तरीके से आप देखेंगे इसमें मानव का बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। और इसीलिए एक प्रश्न बना था कि वन, झील, ये सब तो प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र के उदाहरण हैं, लेकिन अगर एग्जाम्पल दिया जाए धान का खेत, तो आपको जवाब देना है धान का खेत किस तरीके के पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है। क्या ये प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है या कृत्रिम का उदाहरण है? ये कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है, क्योंकि इसको मानव के द्वारा तैयार किया जाता है। कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है ये, ठीक है। इसलिए ये प्रश्न भी बना हुआ है आपके एग्जाम में, तो ये याद रखिएगा। तो कुल मिला के स्थलीय हो गया, हमने जलीय देखा, जलीय में आलवणीय जलीय भी होता है, मतलब जो मीठे पानी का, और ये इसमें लवणीय जल भी होता है। ये लवणीय जल यानी नमक युक्त जल, इसमें समुद्र हो जाएगा। और तीसरा होता है इसमें मानवीकृत भी होता है। मानवीकृत में आपने देखा किस तरीके से धान का खेत, कृषि खेत हो जाएंगे, जल जीवनशाला हो जाएगा, अंतरिक्षयान, अंतरिक्ष वगैरह की चीजें हो जाएंगी। तो इस तरीके से आप देखेंगे ये मानवीकृत भी होता है पारिस्थितिक तंत्र, जिसके प्रकार थे। तो ये सब आप याद रखेंगे, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा ये, ठीक है। चलिए, क्योंकि हम जानते हैं पृथ्वी के 71% भाग पर तो सिर्फ जलीय जल ही जल है। तो 71% भाग पर जब जलीय पारिस्थितिक तंत्र है, तो यह तंत्र विश्व के सर्वाधिक, सबसे ज्यादा जगह पर फैला हुआ पारिस्थितिक तंत्र है, जलीय पारिस्थितिक तंत्र है। ये हमारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र है, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा तो जल ही फैला हुआ है ना। चलिए, इसमें सर्वाधिक सोडियम क्लोराइड फैला हुआ है जल में, इसलिए आलवणीय जल का पारिस्थितिक तंत्र भी सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
कुछ और अवधारणाओं पे बात कर लेते हैं जो संबंधित हैं आपके इस टॉपिक से। एनर्जी फ्लो को हम देख चुके हैं कि किस तरीके से जो प्रोड्यूसर होते हैं, उत्पादक होते हैं, ये प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक उपभोक्ता को अपनी ऊर्जा प्रदान करते हैं, जिसमें आप देखते हैं जो पौधे होते हैं सूर्य से ऊर्जा ग्रहण करके इनको उत्पत्ति होती है, इनको उत्पादक कहा जाता है। उत्पादक पोषण करते हैं प्राथमिक का हर्बीवोरस इसको कहा जाता है, शाकाहारी। फिर इसमें कार्निवोरस, हर्बीवोरस का उपभोग करते हैं कार्निवोरस, और कार्निवोरस और हर्बीवोरस इन दोनों का उपभोग करते हैं आप देखेंगे ओमनिवोरस होते हैं सर्वाहारी। तो इस तरीके से हम देखते हैं तो एक इकोसिस्टम तैयार होता है जो एनर्जी के फ्लो को डिसाइड करता है, एनर्जी के फ्लो का निर्धारण करता है। ठीक है, ये सब आप याद रखेंगे। ये पोषण के प्रकार, ये आपके वो ट्रॉफिक लेवल्स है, ये आपके पोषक के हिसाब से आपके वायोम है एक तरीके से, जो डिसाइड करते हैं कि कहाँ पे जैव विविधता कितनी होगी, कहाँ पे ज़्यादा होगी। फूड चेन, तो फूड चेन में हम देखते हैं हमें एक सारे जीव एक दूसरे पर पूरी तरीके से निर्भर होते हैं, जिसमें हमने देखा था किस तरीके से जो तृतीयक उपभोक्ता होते हैं प्राथमिक और द्वितीयक पर निर्भर होते हैं, प्राथमिक द्वितीयक और उत्पादक पर निर्भर होते हैं। तो सबसे ज़्यादा अगर संख्या की बात करें इसमें, तो सबसे ज़्यादा संख्या उत्पादक की होगी, इसके बाद इनकी होगी हर्बीवोरस की, फिर कार्निवोरस की, और फिर इसके बाद ओमनिवोरस की। और ऐसा हम पाते भी हैं अपने दुनिया में। ठीक है, तो फूड चेन क्या होता है? फूड चेन होती है एक दूसरे जीवों का एक दूसरे पर निर्भरता, जिसमें हम देखते हैं जो बाज होता है ये सर्वाहारी की तरह व्यवहार करता है। इस तरीके से इंसान सर्वाहारी की तरह व्यवहार करता है। अब घटक भी आते हैं इसमें, शाकाहारी मांसाहारी सब कुछ आते हैं। तो इस तरीके से एक फूड चेन तैयार होती है जो लगातार एक दूसरे से संबंधित होती है, और ये फूड चेन हमेशा गतिमान रहती है। तो इस तरीके से आप ये सब चीजें याद रखिएगा। हमने इकोसिस्टम से जुड़ी बहुत महत्वपूर्ण बातें की, और इसमें आगे चल के हम कुछ चुनौतियों के बारे में बात करेंगे जो इकोसिस्टम के संबंधित है, जिसमें हम देखेंगे जो आवास है, हैबिटाट है, इनकी समस्या है, वनाग्नि की समस्या है। लेकिन ये सब हम किस में पढ़ेंगे? जो पारिस्थितिक असंतुलन है इसको हम पढ़ेंगे जब हम एनवायरनमेंट का पार्ट पढ़ेंगे। एनवायरनमेंट के चैप्टर में हम इनको पढ़ेंगे इत्मीनान से, अच्छे तरीके से। यहाँ पे हम बस मुख्यतः हम महत्वपूर्ण बातों पर ही चर्चा करेंगे जो हमारी इकोसिस्टम से संबंधित थी। कंजर्वेशन एंड रिस्टोरेशन, इसका संरक्षण और इसका पुनः स्थापना, क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा है, इसलिए आज एनवायरनमेंट को एक अलग विषय के रूप में पढ़ा जाता है, क्योंकि एनवायरनमेंट का बहुत तेजी से क्षरण हुआ है, तो जिसके कारण बहुत ज़्यादा समस्या हुई हैं। ठीक है, तो ये हम पढ़ेंगे अगले एक लेक्चर में, एनवायरनमेंट से इकोलॉजी से संबंधित कुछ नई चीज़ों को। तो हमने देखा महासागरीय, हमने देखा कि किस तरीके से महासागरीय जलीय पर्याय इकोसिस्टम ये दुनिया का सबसे बड़ा सिस्टम है। तो इसको भी हमने देखा, और विभिन्न प्रकार के इकोसिस्टमों को हमने देखा। ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन इकोसिस्टम, तो हम जानते हैं ह्यूमन इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा हुआ है, इसमें असंतुलन हुआ है क्रिएट ह्यूमन इकोसिस्टम की वजह से, ह्यूमन इम्पैक्ट की वजह से। इसमें हम देखते हैं आवास की समाप्ति हुई है, और ये जो आवास की समाप्ति है ये सबसे मुख्य कारण माना जाता है किसी क्षेत्र में जैव विविधता खत्म होने का। आज आप देख रहे हैं लगातार जीव खत्म हो रहे हैं। आप ऐसी बहुत सारी प्रजातियों के बारे में जानते होंगे जो पहले हुआ करती थी लेकिन आज नहीं है। इसी तरीके से हम गौरैया को देखते हैं, गौरैया आपको अब नहीं दिखाई देती होगी क्योंकि इसकी आवास की समाप्ति हुई है, इसलिए इसकी प्रजाति ही समाप्त हुई। ऐसे देखते हैं आप भारत में चीतों की समाप्ति हुई थी, जिनको अभी अफ्रीका से लाया भी गया है ताकि वापस चीते बसाए जा सकें। तो इसमें सबसे बड़ा जो कारण होता है इसको आवास की समाप्ति माना जाता है। इसके अलावा वनाग्नि को माना जाता है और भी अन्य चीजों को माना जाता है, लेकिन सबसे बड़ा जो कारण है ये कारण है आवास की समाप्ति। इसको विभिन्न एग्जामों ने भी सबसे मुख्य कारण माना है किसी क्षेत्र में जीव विविधता की समाप्ति का। तो इस तरीके से आप देखते हैं लगातार कंजर्वेशन इफेक्ट किए जा रहे हैं, प्रयास किए जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी के द्वारा रियो कन्वेंशन आया था 1992 में। इसके अलावा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम चलता है भारत में, पेरिस सम्मेलन चलता है, और भी बहुत सारे कन्वेंशन चल रहे हैं जो संबंधित हैं जैव विविधता से।
ठीक है। तो 1992 का CBD ये रियो कन्वेंशन में हुआ था, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी। तो ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण था, ठीक है। तो आज हमने बहुत ही महत्वपूर्ण बात की इकोलॉजी पर। अगले किसी लेक्चर में बात करेंगे जो जैव विज्ञान से संबंधित होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। नमस्कार।